Hello and welcome to all of you again with me with the chapter 3rd of history, class 7, part 3rd, the Khilji's topic is today's topic. Okay, आज का टॉपिक है द खिलजी. हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर लिए हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था 5 डायनेस्टीज का भी और दिल्ली सल्तनत का भी, और इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट में हमने स्लेव डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, जो कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में आई, ओवरथ्रोन करके आई. ठीक है, अब इस खिलजी डायनेस्टी से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी. जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देखो अब हमारे साथ क्राइसिस ऐसे हो गए हैं कि हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, है ना, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लासेस हमारे होते थे. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो हमें खुद से करनी पड़ेंगी. आप सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं सारे बच्चे. आप सब ने मुझे वर्क भेजा है, मैंने देखा आप सब बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ रिटन वर्क से काम नहीं होगा. हमें लर्निंग भी चाहिए और हमें उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैप वर्क इज़ टू नेसेसरी फॉर ऑल द क्लासेस, है ना. तो स्पेशली 7th क्लास के लिए अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री के इसके लास्ट सेशन में जब पढ़ेंगे तो हम मैप के बारे में भी पढ़ेंगे. डिफरेंट काइंड ऑफ मैप, जैसे खिलजी का मैप कहाँ तक था, जो खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक्स का कहाँ तक था, स्लेव का कहाँ तक था, इन सारे. तो इसलिए आप 5 to 7 मैप, इंडियन मैप आप अपने पास पहले से परचेज करके रखें, कि जिस दिन हम ये वीडियो करेंगे या जिस दिन आप मुझे इस वीडियो में देखोगे मैप के साथ, आप भी उनको वैसे ही कंप्लीट करते रहो. और जिन बच्चों के पास मैट्रिक्स बुक है ना, जिन बच्चों ने बुक सेट के साथ मैट्रिक्स मैप बुक अगर आपको मिली है, तो उसमें भी आपके इंडिविजुअली हिस्ट्री के दिए हुए हैं, द खिलजीज, द तुगलक्स के, दिल्ली सल्तनत के, तो उनको भी आप फिल करेंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेंगे. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने साथ. द खिलजीज स्टार्ट करते हैं. स्लेव डायनेस्टी हमने फिनिश कर ली थी लास्ट वीडियो में. स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था 1290 CE में काक्योबाद, उसको मार दिया गया. ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को ओवरथ्रोन कर लिया द खिलजी के, और इसीलिए 1290 CE से 1320 CE तक खिलजी डायनेस्टी का राज रहा. सबसे पहला रूलर जिसने कि काक्योबाद स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा था, वो थे जलाउद्दीन खिलजी. क्या नाम था? जलाउद्दीन फिरोज जलाल उद दीन फिरोज खिलजी. काफ़ी लॉन्ग नेम रहते हैं इनको, तो ध्यान से पढ़ेंगे. जलाल उद दीन फिरोज खिलजी. इन्होंने काक्योबाद को मारा और स्टार्टअप किया 1290 CE से. ठीक है, 1290 CE से ये दिल्ली सल्तनत के नए सुल्तान बन गए, जो कि खिलजी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. तो इनके टॉपिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या होगा? 1290 CE ही वॉज founded the खिलजी डायनेस्टी. क्लियर? खिलजी डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड किया था, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी कहा जाता है. किसे कहा जाता है? जलाल उद दीन फिरोज खिलजी. इनका ड्यूरेशन 6 ईयर्स का था अप्रॉक्स. तो 1290 में CE में तो ये सुल्तान बने थे काक्योबाद को मार के, और उसके बाद 1296 तक ये राजा बने रहे थे, सुल्तान बने रहे थे. इनके बाद ओवरथ्रोन किया था इनको, ओवरथ्रोन बाय अलाउद्दीन खिलजी. आपके जो सिलेबस, आपकी जो बुक है, उसमें इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है. ये तो सिर्फ फाउंडर थे और 6 ईयर्स इन्होंने राज किया, सुल्तान बने, और वो पूरे टाइम इंडिया में नहीं थे, वो अपने देश अफगान चले जाते थे. क्लियर? ओवरथ्रोन बाय द अलाउद्दीन खिलजी. और नया राजा बना जिसने कि इनको मार के, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन है 1296. इनकी डेथ हो गई 1296 में, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से
1316 CE तक सुल्तान बना रहा, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स। क्लियर। अब बात करते हैं अपने मेन राजा, मेन सुल्तान के बारे में, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, मुझे पता है कि आप सब ने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, आई होप देखी है ना। और उस पद्मावत मूवी में जो अफगान रूलर है जो कि अटैक करता है राजा रतन सिंह पे, जो कि चित्तौड़ के राजा हैं, उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। और बिल्कुल सही समझ रहे हो, यही वो राजा है, यही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने राजा रतन सिंह पे अटैक किया था, चित्तौड़ के राजा पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मैंने आपको बहुत बताया 1296 से 1316 CE तक इनका राज रहा, 20 ईयर राज रहा। और बहुत बड़ा राज्य इन्होंने अफगानिस्तान से बंगाल से जम्मू कश्मीर से लगभग साउथ का मोस्ट ऑफ एरिया इन्होंने कवर करा था। जब हम मैप पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर करेंगे, क्लियर, मैप के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ही वॉज द फर्स्ट Muslim ruler who had greatest empire। ये पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जिन्होंने अपना साम्राज्य, अपना जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था। सबसे ज़्यादा एरिया अगर पूरे दिल्ली सल्तनत में किसी को या मुस्लिम इन्वेडर्स में किसी को माना जाता है तो वो खिलजी को माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का एरिया था तो वो किसका था, खिलजी का। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ही अटैक्ड ऑन चित्तौड़ for the Queen पद्मिनी। वैसे तो आप सबने मूवी देखी होगी, बट शॉर्ट में बताते हैं कि जो खिलजी था ये बहुत क्रूएल था। ठीक है, इसको पता चला कि एक चित्तौड़ नाम का एक राज्य है और वहाँ की जो पद्मिनी, जो क्वीन है, रानी है, वो बहुत सुंदर है। खिलजी को लगा मुझे उसको पाना है, मुझे तो जो रानी है, क्योंकि इतना क्रूएल था कि उसके आगे किसी का जो कहना था वो कोई कह नहीं पाता था अपनी बात को। उसको पता चला, उसने अपने मन में बना लिया कि मुझे तो चित्तौड़ की रानी चाहिए। निकल पड़ा वो अपनी सेना के साथ दिल्ली से चित्तौड़ की तरफ गया। 6 महीने तक उसने, जो वहाँ के राजा थे वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जो किंग थे, किंग राजा रतन सिंह, ठीक है, और वहाँ पे इसने 6 मंथ तक, 6 महीने तक उनके जो महल था उसके ठीक सामने, ये रेगिस्तान का एरिया है चित्तौड़, है ना, उन्होंने वहाँ पे उसके ठीक उनके महल के सामने अपनी छावनी बिछा दी, मतलब अपने शोल्डर्स के साथ जो टेंट होता है उसमें रहने लगे और लगभग 6 महीने तक रहे। राजा रतन सिंह को लगा कि यार जिसको अटैक करना होता वो पहले महीने 15 दिन या हफ्ते भर में कर देता, ये 6 महीने से यहाँ बैठ के कर क्या रहा है। एक दिन अचानक जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने राजा रतन सिंह को एक प्रस्ताव भेजा। उसने बोला देखो भाई, तुमको पता है कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, मेरी सेना बहुत बड़ी है, तुम्हारी तो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन राजपूत राजा राजपूत थे, उनकी राजपूताना स्टेटस में कभी कमी नहीं आई। राजा रतन सिंह ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप बताओ चाहते क्या हो। तो खिलजी ने बोला कि मुझे पद्मिनी को बस एक बार देखना है, जो आपकी क्वीन है उनको एक बार देखना है, और जो राजपूती होते हैं वो अपनी जो बहुएं होती हैं या जो बेटियां होती हैं उनको हमेशा पर्दे में रखते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता कि वो कहीं किसी और के सामने उनको चेहरा दिखाना पड़े। तो इस वजह से जो राजा रतन सिंह है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन रानी पद्मिनी बहुत क्लेवर थी, उन्होंने भी बहुत सारे राजनीति और शास्त्र पढ़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारी शिक्षा ले रखी थी, उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर
हम अभी ऐसा नहीं करते हैं, अगर मैं अभी इनको जो खिलजी है उसको अगर अपना फेस नहीं दिखाऊंगी तो ये वॉर करेगा और युद्ध करेगा, तो हमारी जो जनता है, हमारे जो सिपाही हैं वो मारे जाएंगे और इसमें लॉस किसका होगा? चित्तौड़ का। उन्होंने ये प्रेम भाव दिखाते हुए कि मेरी प्रजा सेफ रहे, उन्होंने इस बात पे हामी भर दी और राजा रतन सिंह को भी मना लिया कि कैसे भी करके जो राजा रतन सिंह हैं वो मान जाएं, खिलजी को ये न्योता दे दें कि ठीक है तुम रानी पद्मिनी को देख सकते हो। लेकिन जब वो न्योता दिया गया, खिलजी राजा रतन सिंह के जो कोर्ट था, जो महल था, पैलेस था, वहाँ पे आया तो रानी पद्मिनी ने क्या किया, बोला कि मैं डायरेक्ट खिलजी के सामने नहीं आऊँगी, मैं एक शीशे में दिखाई दूंगी और शीशे से ही खिलजी को मुझे देखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था बैठाई गई कि पानी में प्रतिबिंब बना, जो रिफ्लेक्शन है आप अपने साइंस में पढ़ते होंगे, वो रिफ्लेक्शन पानी में बना, पानी के थ्रू शीशे पे बना और शीशे पे कुछ धुंध थी, मतलब उतना क्लियर नहीं था। तो जो खिलजी था वो उस शीशे से रानी पद्मिनी को बहुत क्लियर नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको बताया इतनी बार गया था या उसने सुना इतना था रानी पद्मिनी के बारे में, अब उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला कि एक तो मैं 6 महीने से शांति से बैठा हुआ हूँ, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी कि पद्मिनी को मेरे को सामने से दिखा दो, वो आपने मुझे दिखाया नहीं। और इसी गुस्से के चलते उसने कुछ ही दिन बाद राजा रतन सिंह को भी अपने एक छलावे के थ्रू, वो जानता था कि राजपूत हैं, वो सामने से उनसे जीत शायद ना पाए, उसने एक दगाबाजी करी। उसने क्या किया, राजा रतन सिंह को वो बुला के बोला कि मैं आपके पैलेस में आया था, आपने मेरी सेवा करी, अब आप मेरे टेंट में आओ, मैं आपकी सेवा करूँगा, अब आप मेरे जो मैंने टेंट 6 महीने से यहाँ बनाया हुआ है वहाँ आओ, अगले दिन हम चले जाएंगे। और ये बोल के राजा रतन सिंह को वहाँ पे बुलाया और उनको एक तरीके से आप कह दो कि किडनैप कर लिया और किडनैप करके अपने साथ वो दिल्ली ले गया। तो ये बहुत लंबी कहानी है और इसी कॉन्फ्लिक्ट में, इसी लड़ाई के चलते राजा रतन सिंह शहीद हो गए और पद्मिनी ने जौहर कर लिया, जो राजपूती भाषा में कहा जाता है या राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि जौहर, जब जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए जलती हुई आग में कूद जाती हैं, उसे जौहर कहा जाता है। तो पद्मिनी ने अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, जब उनको पता चला कि राजा रतन सिंह मारे जा चुके हैं, युद्ध में शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने जौहर करा और उनके साथ लगभग महल की सारी ही जो महिलाएं थी उन सब ने जौहर कर लिया। एक कुंड बनाया गया, एक बड़ा सा जगह थी, उसमें आग लगाई गई, लकड़ियां भरी गई और उसमें वो जितनी भी उस महल में उस टाइम पे जितनी भी औरतें थी वो सब उसमें जम कर गई, इसी को जौहर कहा जाता है। क्लियर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया और जब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी तो वैसे भी देखने को मिली नहीं, फाइनली वो थोड़ा सा दुखी हुआ कि मैंने इतना कुछ किया भी, 6 महीने धूप में भी बैठा और उसके बाद भी नहीं मिला, ऐसा सोच के, और फिर उसने अपने माइनर सन जिसका नाम था फिरश, आई थिंक अलाउद्दीन फिरज नहीं, खिजर खान को वहाँ पे नियुक्त कर दिया एज अ रूलर और गवर्नर और चला गया वहाँ से चित्तौड़ से दूसरी जगह। चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी क्रुएलिटी की, और अब हम बात करेंगे जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनकी जो चीज़ें, जो हिस्टोरियंस हैं जो मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा रूलर था, उसके क्या रीज़न है। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास मेन अचीवमेंट ऑफ खिलजी। यहाँ पे किसी और खिलजी की नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अब खिलजी सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले एक बात करी उसने, मुर्तब जो था ये हॉर्समैन कहलाए जाते थे। मुर्तब, आपके वर्ड जो दिए हुए हैं उसी से बात करेंगे हम लोग। मुर्तब जो कि एक ऑर्डिनरी हॉर्समैन थे, हॉर्समैन होते थे। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक चलाई थी कि जो अपने शोल्जर्स होते थे, जो इनके शोल्जर्स होते थे, उनको ये पेड सैलरी देता था।
पेड सैलरी मतलब उसने नियत कर दिया था कि अगर आप मेरे यहाँ इतने दिन काम करोगे तो मैं आपको इतने टका, जो कि सिल्वर कॉइन होते थे, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे अच्छी बात जो हिस्टोरियंस कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था सैलरी बेस काम करवाना। और सोल्जर्स और जितने भी इनके ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, जनरल हो रहे हैं, मुर्तब हो रहे हैं, इमाम हो रहे हैं, जो भी हैं, उन सबको ये ऑफिशियली पेड सैलरी देता था। फिक्स थी हर एक बंदे की सैलरी कि इनको इतनी मिलेगी, ये इस रैंक वाइज उसने डिवाइड कर रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज। अब ये दीवाने अर्ज कौन होते थे? दीवाने अर्ज होते थे मिलिट्री हेड। मिलिट्री हेड को बोला जाता था दीवाने अर्ज। क्लियर? मिलिट्री हेड जो होता था, जैसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, तो उनके ही जैसे जो उनका अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन हेड था मिलिट्री का, उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दाग। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो आपकी बुक में बहुत क्लियर हैं, इनको ही आप समझ लो, बाकी आप रीडिंग अपने आप कर सकते हो। क्लियर? तो दाग, दाग एक प्रथा थी आप कह सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि युद्ध बहुत करता था दूसरे राज्यों पे कब्जा करने के लिए, तो जब उसे हॉर्सेस चाहिए होते थे, ठीक है, घोड़े, और वो घोड़े अच्छी नस्ल के हैं, वो घोड़े उनकी स्पीड अच्छी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकते हैं, वो उनकी मतलब स्ट्रेंथ अच्छी है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे वो उनको दाग देता था। दाग मतलब एक ब्रांड बनाता था उनके ऊपर एक गरम लोहे से, और उनके ऊपर दाग करवा देता था, एक स्टैम्प बनवा देता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है और ये ब्रांडेड है, इसकी स्पीड भी अच्छी होगी। जैसे अब हम लोग खरीदते हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं, अच्छा ये सैमसंग का है, ये अच्छा होगा, ये नोकिया का है, इसमें ये चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। लैपटॉप खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? कंपनी का नाम देखते हैं, उसका लोगो देखते हैं। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने हॉर्सेस पे एक प्रथा चलाई थी टू ब्रांडिंग देयर हॉर्सेस। अपने जो हॉर्सेस उनको ब्रांड बनाने के लिए उस प्रथा को कहा गया था दाग। क्लियर? नेक्स्ट एक आता है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू क्या होता था? लैंड रेवेन्यू होता है जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपना किसान जो खेती करते हैं पीजेंट्स, ठीक है, और उनमें से एक टैक्स अपने राजा के लिए रखते हैं। तो जो ये राजा होता है वो उस टैक्स से सड़कें बनवाते हैं, कैनल बनवाते हैं। जैसे आज भी हम भी करते हैं ये चीज़। हम क्या करते हैं, अपने जो इनकम है पूरी साल भर की, उसमें से एक हिस्सा जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, टैक्स के थ्रू हम गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए बसेस चलवाते हैं, ट्रेन की सुविधा देती है, सड़कें बनवाते हैं, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था, लाइट, रोड लाइट्स की व्यवस्था। तो ये या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ से बनवा रहे हैं? जो हम टैक्स दे रहे हैं। क्लियर? तो वैसे ही लैंड रेवेन्यू भी स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मुस्त खर्च, जो इनका जो मेन ऑफिसर होता था उसको मुस्त खर्च बुलाया जाता था। मुस्त खर्च, ठीक है। मुस्त मतलब मेरे ख्याल से तो पैसे को बोलते होंगे, खर्च जो उसको इकट्ठा करता होगा, है ना। तो मुस्त खर्च जो कि इनका लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर्स से, और कलेक्ट करके ले जाके अपने राजा या सुल्तान को देता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब अपनी बुक को ओपन करके बैठेंगे, आपको सब समझ में आएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने बहुत सारे, जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब पैसे से संबंधित लेन देन। जैसे इन्होंने एक अच्छी चीज़ कही थी, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, उनके फिक्स प्राइस कर दिए थे लोग, जिससे कि जो जहाँ पे कोई चीज़ें कम मिल रही हैं वहाँ पे लोग उस चीज़ को महंगे दामों में ना बेच पाएँ। क्लियर? इन्होंने हॉर्सेस, मिल्क एनिमल जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, बकरी, गाय, है ना, तो इनको इनके भी प्राइजेस फिक्स कर दिए थे। उसने ये भी बता दिया था कि
जो स्लेव हैं, मेड हैं, उस टाइम पे क्या सिस्टम था, स्लेव सिस्टम था कि जो आदमी है वो भी नौकर जो है वो भी खरीदे और बेचे जाते थे सामान की तरह। तो उनके भी फिक्स कर दिए थे कि अगर वो मेड है, आप खरीद रहे हो तो वो कितने में आपको मिलेगा, अगर आप इतना कैपेबल है तो वो मतलब एक फिक्स प्राइस कर दिया था कि कोई आपको ज़्यादा लूट ना पाए, आपसे ज़्यादा पैसे उसकी जनता से कोई ना वसूल पाए। नेक्स्ट आते हैं मेजर टू कंट्रोल द नोबेलिटी। मेजर मतलब नापना, नोबेलिटी जो वहाँ उसके राज्य के जो कोर्ट्रेस थे ना, देखिए हर राजा को आपने अभी तक हिस्ट्री जो पढ़ी है स्लेव डायनेस्टी से लेके खिलजी तक, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी कोई दूसरा राजा आता है वो पहले वाले राजा को मार देता है। क्लियर? तो इस बात का डर अलाउद्दीन खिलजी को भी हमेशा रहता था कि नेक्स्ट कोई आएगा या फिर जो नोबल होंगे वो ऐसा ना हो वो अलाउद्दीन खिलजी को मार दे। तो उसके लिए उसने क्या किया था, एक स्पाइस सिस्टम बनाया था। स्पाइस सिस्टम मतलब जासूस लगाए थे हर जगह पे, मतलब एक जासूस, उसके ऊपर भी एक जासूस और उसके ऊपर भी एक जासूस, और बार बार उनको चेंज करता रहता था कि गलती से अगर किसी को पता भी चल जाए ना कि अच्छा ये राजा या सुल्तान का जासूस है, अच्छा मतलब, तो इसलिए क्या करता था वो टाइम टाइम पे उनको चेंज करता रहता था और नए नए लोगों को भर्ती करता रहता था। ठीक है? फॉर किस लिए? स्पाइस के लिए, कि जासूसी करते रहे मेरे राज्य में क्या चल रहा है, मेरे राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो मेरे लिए। तो इन सब के लिए इस तरीके से इन्हीं सारी बातों को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है उसको बहुत अच्छा माना गया है बाय द हिस्टोरियंस। इसमें एक हिस्टोरिकल का नाम भी एक स्लेव का नाम भी आता है मलिक कफूर। मलिक कफूर जो कि 1000 दिनारी के नाम से भी फेमस था। नुसरत खान जो कि एक नोबल था अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट का, उसने इसको खरीदा था गुजरात से स्लेव की तरह, और वो उसकी काबिलियत से इतना खुश था कि उसने बोला कि मैं ना ये तोहफा दूंगा, एक गिफ्ट दूंगा राजा को। और राजा के पास वो लेके गया और उसने बोला कि देखिए ये मैंने गुजरात से खरीदा है, ये स्लेव आपके लिए है, आप जो कहोगे वो करेगा। ऐसे कहते हुए, और वो स्लेव सच में बहुत जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका बहुत बड़ा भक्त निकला आप कह सकते हो। और अलाउद्दीन खिलजी उससे इतना खुश होता था कि साउथ का जो एम्पायर था वो पूरा एम्पायर उसने उनको दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए यहीं पे एंड करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें अभी आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आएंगी। और इसके ही साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे हम तुगलक्स के साथ, उनका भी बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। राइटिंग करके रीडिंग और लर्निंग इट्स टू नेसेसरी, प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडीज़। तब तक के लिए बाय।